दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अब हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना चाहिए। एक्चुअली ये कंफ्यूजन बच्चों में तब से क्रिएट होना चालू हुआ जब से यूजीसी की ये नई गाइडलाइन आई। यूजीसी ने सीवीटी 2025 के लिए गाइडलाइन निकाली, जिसका थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक एनी सब्जेक्ट इन द सीवीटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ द 5 सब्जेक्ट। इससे बच्चों के माइंड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि सर हम 5 सब्जेक्ट तो ले सकते हैं, लेकिन क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हम कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन बच्चों इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ऑथेंटिक फैक्ट के साथ में। आपको इसके पहले क्या हो रहा था और किस हिसाब से एडमिशन हो रहा था, सीवीटी का रोल क्या है, एनटीए काम क्या करता है, बहुत ही गहराई में ले जाके आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। और आज के सेशन के बाद आपका ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। होपफुली आप लोग पढ़ाई को और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो और उसके बाद मैं आपको एकदम बॉटम लाइन कंक्लूजन भी अभी मैं आपको सेशन के बाद में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले कॉलेज का एडमिशन सीवीटी के प्रोसेस से किस तरीके से होता है, एक बार को उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले ना सीवीटी बेटा एग्जाम कंडक्ट कराता है। सीवीटी जो है एग्जाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट करा जाता है। उसके बाद सीवीटी रिजल्ट निकालता है। रिजल्ट निकाल के सीवीटी क्या करता है कि डेटा शेयर कर देता है, बेसिकली एनटीए डेटा शेयर कर देता है जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि कॉलेज का काउंसलिंग कराते हैं। तो इसमें जो मेन रोल है एनटीए का, वो रोल ये सिर्फ और सिर्फ यहां तक है, मतलब एग्जाम को कंडक्ट कराना और उसके बाद रिजल्ट का डेटा जो है वो यूनिवर्सिटीज तक शेयर कर देना। उसके बाद का जो राइट है वो एक्चुअली एनटीए जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनको देता है। अब मैं यहां पर आपको कुछ एक फैक्ट दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर आप देखो सीवीटी का एग्जाम जो इसके पहले होता था उसमें क्लियर कट ये बात मेंशन होती थी कि द रोल ऑफ एनटीए इज कन्फाइंड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट। एनटीए क्या करता है, कैंडिडेट को रजिस्टर करता है, टेस्ट लेता है, आंसर की निकालता है, चैलेंजेस लेता है, आंसर की को फाइनलाइज करता है ना, रिजल्ट डिक्लेयर करता है और होस्टिंग स्कोर कार्ड और आपके स्कोर कार्ड को होस्ट करता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करता है। बाई उसके बाद क्या होता है कि मेरिट लिस्ट जो है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज खुद का प्रिपेयर करती हैं और वो इंडिविजुअल काउंसलिंग कराती हैं बेस्ड ऑन द स्कोर कार्ड, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द एनटीए। यानी कि जो सीवीटी का काम है वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि एग्जाम को कंडक्ट कराना, ठीक है। अभी मैं आगे और आपको बताता हूं, डोंट वरी। अब एनटीए इस मैटर में क्या कहता है एक बार आप डिटेल में समझो पहले इस बात को, उसके बाद अभी आपको धीमे धीमे अभी आप खुद ही कंक्लूजन निकाल लोगे। एनटीए ये देखो इसका ये सेकंड पॉइंट है ब्रोशर का, लिखा कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड प्रोस्पेक्टस डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वेयर एडमिशन आर साउट टू बी क्लियर अबाउट द कोर्स ऑफर बाय देम, सीट अवेलेबल, एलिजिबिलिटी रिगार्ड। जो भी कुल मिला के जो भी यूनिवर्सिटीज को एडमिशन लेना है उस पर उनका खुद का राइट है। वो किस तरीके से एडमिशन लेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देंगे, क्या एज चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, वो यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया है। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूं। यहां पर देखो ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर देखो लिखा है कैंडिडेट हु आर सीवीटी यूजी 2024 में पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन इवन दे डू नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर आप लोग अप्लाई नहीं करोगे तो भी, लेकिन इसका ये दूसरा पॉइंट पढ़ो। ऑल्सो द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन एडमिट कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन सीवीटी 2024 इर्रेस्पेक्टिव फैक्ट दैट कैंडिडेट वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बस उसमें क्या होना चाहिए, मोर ओवर द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, द कोर्सेज वेयर एडमिशन इज बीइंग टेकन। देख रहे हो आप। तो इसके पहले भी बेटा सेम यही चीजें चल रही थी, इसके पहले कुछ नया नहीं चल रहा था, यही चीज चल रहा था कि एनटीए जो यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उनको ही दे रहा था इसके पहले भी। और देखो आप ये सारा मैं ब्रोशर से ऑथेंटिक डेटा लेके आया हूं, ऑथेंटिक लाइनें मैं लेके आया हूं। इसके पहले भी देखो यही लिखा था, ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन में बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। ये लाइन आप पढ़ो कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए यूनिक होगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट विच दे अप्लाइंग फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम, कि आपको जो भी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना है आप रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट पर आप जाके विजिट करते रहिए। उसके बाद देखो लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे पासेस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन बाय द यूनिवर्सिटी अप्लाइंग टू। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप अप्लाई करने के पहले देख लेना कि आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें तो पहले से भी चली आ रही थी, इसमें कुछ नया है नहीं जो इस बार एनटीए ने इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बताता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, क्लियर कट लिखा होता है द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लास 12th एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम द सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ये 4th पढ़ो, लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड क्लास 12th एग्जामिनेशन एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में। सबसे मेन जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट नंबर 5,
कह रहे एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी द कैंडिडेट टू अपीयर इन द सीवीटी यूजी दो सब्जेक्ट विच इज अपीयरिंग इन द क्लास 12। आप उन्हीं सब्जेक्ट में अपीयर होइए जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है। यानी कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप समझ रहे हो? तो जो सब्जेक्ट मैपिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की है ये चेंज नहीं होने वाली। यानी कि जो सब्जेक्ट मैपिंग जैसे पहले हो रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो भी बेटा वो इस साल भी होगी। अभी मैं आपको कुछ एक लॉजिक्स भी दूंगा, अभी आप उससे भी एग्री करोगे, और नहीं करना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता के भी जाना। इसके पहले जैसे बीएचयू है, बीएचयू का सब्जेक्ट क्राइटेरिया कुछ और होता है, जेएमआई का कुछ और होता है, एएमई का कुछ और होता है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज बेटा एनटीए कभी भी चेंज नहीं करने वाली। एनटीए का क्योंकि काम ही सिर्फ और सिर्फ स्कोर प्रिपेयर करना है, बाकी आगे एडमिशन दे रहा है मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। कई सारी यूनिवर्सिटी जैसे जेएमआई हो गया, जेएमआई तो हर एक कोर्स के लिए सीवीटी लेता ही नहीं है, कई सारे कोर्सेज के लिए वो खुद का एंट्रेंस कराता है। तो ये चीज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज अपने आप में ऑटोनोमस है, उनका खुद का अधिकार है उनके ऊपर। समझ रहे हो बात को? अब यहां पर मैं कुछ एक रीजन आपको बताता हूं कि आखिरकार सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्यों नहीं रिमूव होगा। सबसे पहला, ईच सब्जेक्ट हैव देयर ओन स्पेसिफिकेशन, इट इज नॉट पर्टिकुलरली पॉसिबल। अब जैसे मान लो किसी को बीटेक करना है, ठीक है, तो अगर मान लो किसी को बीटेक करना है या बीएमएस करना है, तो भाई वहां पे पीसीएम चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, आप लेट से ज्योग्राफिक या हिस्ट्री पढ़ के आप इंजीनियरिंग करने कैसे जा सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, नहीं जा पाओगे। मान लो कहीं पे एरोस्पेस ब्रांच है, आप वहां पे कैसे जाओगे बिना साइंस पढ़े हुए? समझ रहे हो? लेट से अगर मान लो कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, वो आगे जाके कह रहा है कि मुझे मैथ ऑनर्स करनी है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, जिसने मैथ पढ़ा ही नहीं हो मैथ ऑनर्स कैसे कर पाएगा? तो इसमें बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो दिस इज नॉट द प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप जो सब्जेक्ट क्लास 12 में नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप उनमें से कोई मतलब आप पेपर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर ही देगी। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज का भी जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसी वजह से जो साइंस वाले बच्चे हैं वो ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे साइंस में नहीं आ पाते। तो दिस इज द रीजन, क्योंकि ये हमेशा के लिए बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज का राइट है डिसाइड करना कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कुछ और है, बीएचयू का कुछ और है, जेएनयू जेएमआई सबका अलग अलग अपना है। अब मान लो किसी को फॉरेन लैंग्वेज में जाना है किसी में, तो वहां पे अब सीवीटी थोड़ी ना डिसाइड करेगा, वहां पे वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि मुझे क्या चाहिए। समझ रहे हो आप? तो जो सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया है वो रिमूव नहीं होना है। तो ये बात सभी मेरे बच्चे जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। आई होप आप सभी मेरे बच्चों को ये सारे लॉजिक समझ आ गए होंगे। और बेटा अब आपको पढ़ाई जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है, आप उसी से पढ़ाई करिए, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये चीज पहले से भी चला आ रहा था, पहले भी रूल्स यही थे, अभी भी रूल्स वही है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अब आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से वीडियो समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।